मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड में द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम जो आपकी बुक है वो करवा रही हूँ। तो इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद। यानी कि वर्तमान समय में हमारा जो पाठ्यक्रम है, यानी कि पाठ्यक्रम जिसके माध्यम से कि हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। जो हमारे उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? शिक्षा में पाठ्यक्रम के माध्यम से उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में देखो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, यानी कि राष्ट्रवाद में जो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो कि हमें पहले भारतीय बनाने में जो हमारी शिक्षा है वो हमें सबसे पहले भारतीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। उसके बाद हमें अपनी भाषा, धर्म और राजनीति के बारे में हमें बाद में जो भी बातें मस्तिष्क में आती हैं, सबसे पहले हमें भारतीय जो शिक्षा है हम ये भारतीय बनने पर जोर देती हैं। और इसी के माध्यम से ही हम जो हमारी शिक्षा है उसी के माध्यम से हम भारतीय बनते हैं और वो शिक्षा ही हमें भारतीय बनना सिखाती है और इसके संबंध में ही हमें शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जो हम अपनी भाषा, धर्म और राजनीति के बारे में सोचते हैं। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जो कि हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षा के अनुसार तभी राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा है जो हमारी, तभी राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है जब कि ये चार बातें हमारे दिमाग में होंगी। ये जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग है उन्होंने ये चार बातें कही हैं। क्या कौन सी बातें कही हैं? सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि हम राष्ट्र के हित के लिए हमें व्यक्तिगत हित को क्या करना होगा? त्यागना होगा। यानी कि हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को महत्व देना होगा। यानी राष्ट्रीय हित के लिए हमें व्यक्तिगत हित को क्या करना होगा? त्यागना होगा। एक नंबर बात उन्होंने ये कही है। 2 नंबर उन्होंने ये बात कही है कि देश की दुर्बलताओं, यानी कि जो हमारे देश की दुर्बलताएं हैं कि हमारे देश में गरीबी किस कारण से है, जो भी हमारे देश की दुर्बलताएं हैं या जो हमारे देश की कमजोरियां हैं उनका क्या करना है? को स्वीकार करने की हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए कि जो भी हमारे देश की कमजोरियां हैं उनको अपनाने की ये हमारे अंदर की तत्परता हमें होनी चाहिए। 2 नंबर बात उन्होंने ये कही है। 3 नंबर उन्होंने ये बात कही है कि देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक, कौन सी? सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राप्तियों का उचित मूल्यांकन, यानी कि जो हमारी समाज है, सामाजिक और जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है की प्राप्तियों का हमें उचित मूल्यांकन करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए? उनका उचित मूल्यांकन करना चाहिए। चौथी बात उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, यानी कि जिस व्यक्ति की जिस काम के लिए योग्यता होती है उस काम को करके वह अपने देश की सर्वोत्तम सेवा करे कि अपनी योग्यता के अनुसार। यानी कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने मरीजों के प्रति अपना जो कार्य है पूर्ण कर्तव्य के साथ करे। अगर सिपाही है तो वो अपनी भूमिका वैसे निभाए। अगर कोई शिक्षक है तो वो अपनी भूमिका अपने देश के हित में बनाए, समझाए। और ये ही है कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार जो भी का सेवा का सर्वोत्तम उपयोग सेवा करे अपने देश की। उन्होंने ये 4 बातें कही हैं। उसके बाद जो हमारा था कि राष्ट्रवाद के रूप में, यानी कि हमारे राष्ट्र में जो भी शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा में हमारी यानी कि अभिभावकों की कुछ आकांक्षाएं होती हैं और उनकी आवश्यकताएं होती हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही पूरी होती हैं। और बच्चा
जो भी अपनी शिक्षा या अपनी आवश्यकता या आकांक्षाओं को पूर्ण कहाँ पे रह के कर सकता है, विद्यालय में ही रह के पूर्ण कर सकता है। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्र, हमारे देश का विकास हो के सके, इसके साथ ही बालक का की विकासोन्मुखी विकास हो सके। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे के लिए जीविकोपार्जन का भी साधन बन सके। और इसके साथ ही उदाहरण के तौर पे बता दूं कि हमारा जो चीन देश है, वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया गया है, वहाँ के पाठ्यक्रम में साम्राज्यवादी एवं साम्यवादी विचारधारा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो हमारा भारतीय पाठ्यक्रम है, भारतीय पाठ्यक्रम में मानवता एवं नैतिकता पर बल दिया गया है। और इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रवाद के रूप में जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम की प्रमुख जो हमारी है, जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के रूप में वर्तमान में जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में प्रमुख जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है राजनीतिक दर्शन। 1 नंबर पॉइंट इसमें है राजनीतिक दर्शन। 1 नंबर पॉइंट इसमें आ जाता है राजनीतिक दर्शन। 1 नंबर पॉइंट इसमें है राजनीतिक दर्शन। तो इस राजनीतिक दर्शन में देखो, राजनीतिक दर्शन पहला पॉइंट इसमें है राजनीतिक दर्शन। जिस राष्ट्र का राजनीतिक दर्शन उदारवाद पर आधारित है, यानी कि जिस राष्ट्र का जो दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, वो किस पर आधारित है, उदारवाद पर आधारित है, वहाँ के पाठ्यक्रम का स्वरूप, यानी कि वहाँ की जो शिक्षा दी जा रही है, वहाँ की शिक्षा में जो पाठ्यक्रम शामिल किया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम का स्वरूप उसके आधार पर ही निर्धारित होता है। किसके? उदारवाद के आधार पर। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की आकांक्षा अपने दार्शनिक विचारों को क्या करती है, विकसित करने की ही होती है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की जो आकांक्षा है अपनी दार्शनिक विचारधारा को विकसित करने की होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दर्शन इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो हमारा राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन भी पाठ्यक्रम के विकास का क्या है, प्रमुख उदाहरण है। जो हमारा राजनीतिक दर्शन है वो भी हमारे पाठ्यक्रम के विकास का क्या है, प्रमुख आधार है। उसके साथ ही जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जो चीन के विद्यालयों की व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम है, जैसे कि जो चीन है, चीन के विद्यालयों की व्यवस्था एवं वहाँ का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में साम्यवादी दर्शन की क्या है, झलक मिलती है। और इसके साथ ही जो भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में आदर्शवाद एवं नैतिकता की झलक को क्या करता है, स्पष्ट करता है। कौन? पाठ्यक्रम। यानी कि जो हमारा राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन में उदारवाद का आधार पाया जाता है। और जो चीन का पाठ्यक्रम है वहाँ पे साम्यवादी एवं जो कि साम्यवादी दर्शन, पाठ्यक्रम में साम्यवादी दर्शन की झलक मिलती है। तथा जो हमारा भारतीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम है वहाँ पे नैतिकता, आदर्शवाद एवं नैतिकता की झलक मिलती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। 2 नंबर पॉइंट इसमें है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति 2 नंबर पॉइंट है इसमें, राष्ट्र की जो है आर्थिक स्थिति, यानी कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति भी पाठ्यक्रम को क्या करती है, प्रभावित करती है। जो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वो भी पाठ्यक्रम को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि
राष्ट्र की आर्थिक स्थिति निम्न होती है, यानी कि जिस राष्ट्र की जो स्थिति है वो निम्न है, अगर सामान्य है तो उसकी आकांक्षा होगी धनार्जन यानी कि धन कमाने की। जैसे कि मैं उदाहरण तौर के तुम्हें बता दूं, अगर जिस घर की जो आर्थिक स्थिति है सामान्य है तो वहां पे उस घर में जितने भी लोग निवास करते हैं तो वो सब क्या करेंगे, धन कमाने के बारे में सोचने लगे जी। लेकिन जिस घर की आर्थिक स्थिति उच्च है तो वहां पे जितने भी लोग रहने वाले हैं तो वो उनके दिमाग में इतना धन कमाने का नहीं आता, बल्कि वो जो भी उनकी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार वो लोग चलते हैं, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार। उसी तरह अगर जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति निम्न होएगी तो वहां का जो पाठ्यक्रम होगा और उससे पाठ्यक्रम में भी उन क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जो कि उस आर्थिक स्थिति के लिए उन्नयन कार्य कर सके। यानी कि वहाँ का जो पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस होएगा, शिक्षा होगी, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वो अपन धनार्जन यानी कि धन को इकट्ठा कर सकते हैं और धनोपार्जन कर सकते हैं और आर्थिक उन्नयन का कार्य करती है। इसी प्रकार राष्ट्रों के पाठ्यक्रम आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्रों से भिन्न होते हैं, अतः आर्थिक स्थिति के आधार एवं आवश्यकता की आकांक्षा को निर्धारित करती है तथा आकांक्षा एवं आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। यानी कि राष्ट्र की स्थिति भी बहुत हद तक हमारे पाठ्यक्रम को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर जिस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सामान्य होगी तो निम्न होएगी तो वहाँ की जो शिक्षा जो पाठ्यक्रम होएगा तो उस पाठ्यक्रम में ऐसी चीजों को शामिल किया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और वो धनोपार्जन कर सके। और जिन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति उच्च होएगी तो वह संपन्न होएगी तो वहाँ का जो पाठ्यक्रम है वो उसी तरीके का होगा और उनकी जो उस पाठ्यक्रम की जो आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। 3 नंबर इनकी बात है कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप राजनैतिक, तीसरा है राजनैतिक व्यवस्था का स्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप। इसमें राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी है, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप पाठ्यक्रम के स्वरूप को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यानी कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है, स्वरूप भी पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या करता है, निर्धारित करता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। एक राष्ट्र की जो राजनीति में प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार एवं अराजकता उपस्थित है, अगर जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं अराजकता उपस्थित है तो उस राष्ट्र की जो प्रमुख आकांक्षाएं यानी कि आकांक्षा एवं आवश्यकताएं इस व्यवस्था के स्थान पर उचित व्यवस्था का क्रियान्वयन से संबंधित होगी। यानी कि जो हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में उचित व्यवस्था का क्रियान्वयन से संबंधित होगी। इसके आधार पर ही जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का स्वरूप भी अराजकता एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला होएगा। अगर राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर भी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप निर्धारित होता है, अगर जो हमारा पाठ्यक्रम जो हमारे राष्ट्र का स्वरूप अगर भ्रष्टाचार और अराजकता वाला है तो हमारा पाठ्यक्रम में उन चीजों को शामिल किया जाएगा जो कि अराजकता एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके। उसके बाद चौथा इसमें है राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति। 4 नंबर बात हमने ये कही है, राष्ट्र में
शिक्षा की स्थिति की राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति किस तरीके की है। यदि राज्य में शिक्षा की स्थिति है जो उपयुक्त नहीं है तो इस प्रकार के राष्ट्र की आकांक्षा एवं आवश्यकता, यानी कि अगर किसी राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा की स्थिति है अगर अच्छी नहीं है तो इस प्रकार के राष्ट्र की आकांक्षा एवं आवश्यकता जो है शैक्षिक उन्नयन से संबंधित होगी और इस स्थिति में राष्ट्र प्रत्येक दशा में शैक्षिक व्यवस्था को विकसित करना चाहेगा। जैसे कि इस स्थिति में उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे कि हमारे भारत में कुछ जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पे वो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते बल्कि अपनी जीविका कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी हमारी भारत सरकार ने जो अनिवार्य और निःशुल्क जो हमारी शिक्षा दी जा रही है उसकी व्यवस्था की है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो धन कमाने या रोटी कमाने बाहर न जाए बल्कि उनको विद्यालय में ही, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, उस आंगनबाड़ी केंद्र में आके भोजन ग्रहण करें और अपनी शिक्षा ग्रहण करें। तो ऐसी भी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि राष्ट्र की शिक्षा की स्थिति भी जो हमारे पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। इस स्थिति में राष्ट्र प्रत्येक दशा में जो शैक्षिक व्यवस्था है को विकसित करना चाहेगा। इस स्थिति में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है विकासशील होगा। इस स्थिति में जो पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप क्या होगा, विकासशील होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को राष्ट्र का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम को राष्ट्र का क्या है, पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। अतः राष्ट्र में जो शिक्षा की स्थिति है की स्थिति में पाठ्यक्रम के स्वरूप को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट आपका है राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव। 5वां पॉइंट इसमें है राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव। राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव में देखो, राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव वर्तमान समय में क्या है, यानी कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में संचार व्यवस्था के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक मंच पर एकत्रित है। यानी कि जो हमारा वर्तमान समय है, वर्तमान समय में संचार के माध्यम से, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन हो गए या टेलीविजन हो गए, तो जो भी हमारी इंटरनेट की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से हमारा यानी कि पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है वो एक मंच पर क्या है, एकत्रित है। यानी कि जिस देश में जो भी घटनाएं होती हैं वो उसी टाइम दूसरे राष्ट्रों में पहुंच जाती हैं। किसके माध्यम से, संचार और इंटरनेट के माध्यम से। इस स्थिति में किसी भी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं से परिचित होने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होता। इस कारण अनेक राष्ट्रों का प्रभाव एक दूसरे पर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे मानवाधिकार का दृष्टिकोण, यानी कि मानव के जो अधिकार हैं, जो भी मानव के अधिकार हैं, अगर उनको कोई ठेस पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो वो उसके बारे में तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो मानवाधिकार का दृष्टिकोण संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की आकांक्षा एवं आवश्यकता में मानवाधिकार का क्या है, समावेश है। इसके लिए वो मानव अधिकार के विकास
संबंधी जितनी भी सामग्री यानी कि मानव के विकास से संबंधित जितनी भी सामग्री है को पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान करना चाहेंगे। इस प्रकार जो हमारा वैश्विक प्रभाव है भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन करके उसके अनुरूप पाठ्यक्रम को विकसित करता है, उसके स्वरूप उसके अनुरूप उस पाठ्यक्रम को क्या करता है, विकसित करता है। उसके बाद है राष्ट्र की भौतिक विकास की स्थिति। राष्ट्र की छठा पॉइंट है राष्ट्र की भौतिक स्थिति। भौतिक जो स्थिति है राष्ट्र के भौतिक विकास की स्थिति, भौतिक विकास राष्ट्र की भौतिक विकास की स्थिति। छठा पॉइंट है राष्ट्र की भौतिक विकास की स्थिति, यानी कि जो राष्ट्र भौतिक संसाधन एवं भौतिक विकास की दृष्टि से विकसित है, यानी कि जिस राष्ट्र के जो भी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के आधार पर उसके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उनके पास जो भी संसाधन उनकी स्थिति के सुधारने में जितने भी संसाधन हैं वो उनके पास हैं, तो उनके पाठ्यक्रम भी व्यापक होते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे राष्ट्र हैं उनकी भौतिक दृष्टि से वो क्या है, अविकसित है। उनकी आकांक्षा एवं आवश्यकताएं भौतिक विकास से संबंधित होती हैं। अगर जिस राष्ट्र की जो भौतिकी स्थिति अच्छी है तो वहाँ का पाठ्यक्रम भी वैसा ही होगा। अगर इससे संबंधित अगर दूसरा राष्ट्र या दूसरा देश है उसकी भौतिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसका पाठ्यक्रम या उसकी जो आकांक्षाएं और जो आवश्यकताएं हैं भौतिक विकास से संबंधित होंगी, यानी कि उसकी जो शिक्षा होगी कि अपने देश को वो की भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए वो शिक्षा में क्या क्या शामिल करें जिससे कि उनकी उस देश की भौतिक स्थिति सुधर सके। तो इस तरीके का जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जाता है। इसलिए वह पाठ्यक्रम के स्वरूप भी उसी प्रकार का चाहते हैं जो कि भौतिक विकास में सहयोग करे। महात्मा गांधी ने जैसे कि हमारे देश की जो भौतिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो हमारे राष्ट्र नेता हुए हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने बुनियादी शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा की बात को प्रमुख उदाहरण है। बुनियादी शिक्षा में यानी कि बच्चे को हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। और आज के इस समय में सभी राष्ट्र हैं जो तकनीकी शिक्षा पर बल देते हैं। उसके बाद है राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति। कौन सी आध्यात्मिक? सातवां पॉइंट है राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति। आध्यात्मिक स्थिति राष्ट्र की जो है आध्यात्मिक स्थिति, राष्ट्र की जो किसी भी देश की अगर आध्यात्मिक स्थिति है, स्थिति भी पाठ्यक्रम पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या करती है, प्रभाव डालती है। यानी कि जो राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति है उस पर जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पर अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से उस पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। कौन सी स्थिति? आध्यात्मिक स्थिति। जिस राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति उच्च स्तरीय यानी कि उच्च है अर्थात राष्ट्र की आकांक्षाओं में आदर्श से संबद्ध होती है, उस राष्ट्र का पाठ्यक्रम भी राष्ट्रवादिता के आधार पर निश्चित होता है। इसके विपरीत जिस राष्ट्र में आदर्शवादिता का अभाव पाया जाता है उस राष्ट्र का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आदर्शवादिता के अभाव से संबद्ध होती है। अतः पाठ्यक्रम में
पाठ्यक्रम पर भी राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। किस पर? पाठ्यक्रम पर। उसके बाद है 8वां पॉइंट, राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति। 8वां पॉइंट इसमें है राष्ट्र की राजनैतिक स्थिति। राष्ट्र की राजनैतिक स्थिति। राष्ट्र की राजनैतिक स्थिति। तो हमारे पाठ्यक्रम पर राष्ट्र की राजनैतिक व्यवस्था भी उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे कि जिस राज्य की राजनीतिक स्थिति से आशय राज्य के शासन, जो राज्य के शासन स्वरूप से होता है। जिस राष्ट्र में प्रजातांत्रिक स्थिति विद्यमान होती है तो उस राष्ट्र में पाठ्यक्रम में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्या होती है? वृद्धि करने वाला होता है जो है पाठ्यक्रम। अर्थात उस रूप में जो राष्ट्र की आकांक्षा समानता एवं उसकी स्वतंत्रता में भी वृद्धि करने वाली होती है। इसके विपरीत जिस राष्ट्र में तानाशाही का स्वरूप विद्यमान होता है तो उस राष्ट्र की आकांक्षा और प्रजातांत्रिक जो मूल्य के विकास से संबंधित होती है, परंतु जो उसके पाठ्यक्रम है पर प्रभाव तानाशाही का जो प्रभाव होता है, क्योंकि मानव मूल है, जो मानव के मूल में प्रजातांत्रिक जो गुण है वो विद्यमान होते हैं और विश्व परिस्थितियों में तानाशाही में भी परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने जो आज आपको बताया था कि जो हमारा वर्तमान समय का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में किन किन स्थितियों का प्रभाव जो है हमारे पाठ्यक्रम पड़ता है। जिस देश का स्वरूप या जिस देश का जो आदर्शवाद या साम्यवादी पाया जाता है या वहाँ पे तानाशाही पाया जाता है तो वहाँ का पाठ्यक्रम भी वैसा ही होता है। तो मैंने इसमें आपको 8 पॉइंट बताए थे। 8 पॉइंट में पहला था राजनीतिक दर्शन, राजनैतिक, इसमें था राजनीतिक दर्शन पहला पॉइंट था। राजनीतिक दर्शन के बाद था राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, फिर राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, राष्ट्र में शिक्षा की स्थिति, राष्ट्र पर वैश्विक प्रभाव, राष्ट्र के भौतिक विकास की स्थिति, राष्ट्र की आध्यात्मिक स्थिति, राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति। तो इसके साथ ही आपका जो है टॉपिक वर्तमान पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद यही खत्म होता है। 12वीं क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।